नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक क्लास है BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्नों पर। जैसा कि दोस्तों आज हमारी ये दूसरा लेक्चर है, यानी कि कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूनिट नंबर फर्स्ट से रिलेटेड MCQ प्रश्न। आज हम इस क्लास के अंतर्गत डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड और यूनिट नंबर 4 के टॉप MCQ प्रश्न। दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर में जो आप सब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं NEP के अंतर्गत, उसका पेपर टाइटल है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। और बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2 आपका जो है, यूनिट नंबर 2 आपका है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, यूनिट नंबर 3 आपकी है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और चौथी आपका जो चौथा यूनिट है यानी चौथा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो आज इससे रिलेटेड हम MCQ प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये सेशन रहने वाला है। सभी लोग दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हों, क्योंकि आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण आप सबके लिए रहने वाली है। जैसा कि दोस्तों 27 तारीख को कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर है, जो कि ऑब्जेक्टिव मोड यानी OMR पैटर्न पर इस बार संचालित हो रहा है। तो आप सबके लिए क्लास खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। MGPRE यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए, या फिर आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों, या फिर आप माँ सुकाम्बरा यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों, आगरा यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, इन सभी विश्वविद्यालय के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो कि दिया गया है ऑन हीटिंग गामा एमिनो एसिड गिव, यानी कि जब हम गामा एमिनो एसिड को गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यानी कि गर्म करने पर गामा एमिनो एसिड हमें क्या देता है। क्या ये हमें साइक्लिक एमाइड देता है, या हमें ये लैक्टोज देता है, या फिर लैक्टम देता है, या ऑल ऑफ एबव। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, लैक्टम। लैक्टम क्या है? लैक्टम दोस्तों एक प्रकार का 5 मेम्ब्रेन साइक्लिक एस्टर होता है। क्या होता है ये? 5 मेम्ब्रेन साइक्लिक एस्टर, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, गामा एमिनो एसिड को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? लैक्टम प्राप्त होगा। और अगर लैक्टम ऑप्शन में नहीं दिखेगा, अगर आपको मिल जाए साइक्लिक एस्टर, तो आप साइक्लिक एस्टर पर टिक करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है ऑन हीटिंग बीटा एमिनो एसिड गिव, यानी अगर हम बीटा एमिनो एसिड को गर्म कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्या हमें एसाइक्लिक एमाइड प्राप्त होगा, या एरिलिक एसिड प्राप्त होगा, या फिर लैक्टम प्राप्त होगा, या ऑल ऑफ एबव। तो दोस्तों जब भी हम बीटा एमिनो एसिड को हीट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, यानी कि एक्रिलिक एसिड प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा एक्रिलिक एसिड। अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड तो आप उस पर टिक करिएगा, वो भी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ यूनिट एमिनो एसिड, निम्नलिखित में से किसमें इकाई एमिनो एसिड होता है। यानी कि आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, तीसरा दिया गया प्रोटीन और चौथा है विटामिन। इन चारों में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें एमिनो एसिड का इकाई इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, ऑप्शन C कह रहा है कि प्रोटीन, और ऑप्शन नंबर D है विटामिन। तो दोस्तों एमिनो एसिड का जो इकाई है वो प्रोटीन है, ठीक है। क्या होता है? प्रोटीन। एमिनो एसिड की जो इकाई होती है वो प्रोटीन होती है। ऑप्शन C यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग भाई लाइक शेयर करते रहिएगा जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हों। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, जिसमें पूछा गया है नंबर ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड इज, आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आमतौर पर जो आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या है वो 9 होती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है 10, ठीक है। और जब आप देखेंगे तो आपको 10 ही मिलेगा। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि 10
आवश्यक अमीनो अम्ल की जो संख्या है वो 10 होती है। पहला एसेंशियल अमीनो एसिड हो जाएगा आपका निस्टेडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथेनोनीन या फेनाइलिन, थियोरिन और वैलिन। इस प्रकार के जो है ये आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। मेन आपके 10 हैं, ठीक है। आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 10 है। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 5वां प्रश्न है विच रेजेंट इज यूज फॉर इंड ग्रुप एनालिसिस। अंतिम समूह विश्लेषण के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये अंतिम समूह विश्लेषण क्या होता है। अंतिम समूह विश्लेषण का जो चरण होता है वो विकास पॉलीमराइजेशन प्रकार के पॉलीमर के लिए संख्या औसत द्रव्यमान प्राप्त करने का एक प्रकार का महत्वपूर्ण तरीका होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया था कि अंतिम समूह विश्लेषण के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों उपयोग जो किया जाता है वो उपयोग किया जाता है 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दोस्तों मिस्टेक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन होगा। डाई नाइट्रोबेंजीन आपका सही आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कि विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ए मोस्ट स्टेबल। प्रोटीन की कौन सी संरचना सर्वाधिक स्थिर होती है? तो प्रोटीन की जो संरचना होती है, प्रोटीन की संरचना कितने प्रकार की संरचना होती है? तो आप बताएंगे 4। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के आपके प्रोटीन की संरचना होती हैं। तो इसमें सबसे स्थिर कौन सी है यह पूछा गया है। तो स्थिर जो होती है वो सबसे स्थिर कौन सी है? सेकेंडरी। सबसे स्थिर जो होती है वो सेकेंडरी संरचना होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 7वां प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लू कलर विथ प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन के साथ नीला रंग देता है? यानी इनमें से कौन प्रोटीन के साथ नीला रंग देता है ये पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन दिया गया है बायोमेडिक रेजेंट, ऑप्शन बी है आयोडीन, सी आपका दिया गया है निम्बाइड्रिन और सी दिया गया है ब्यूरेट, ठीक है। अब इनमें से आपको बताना था कि कौन सा इनमें से प्रोटीन के साथ नीला रंग देता है। तो नीला रंग जो देता है दोस्तों वो बायोड्रिन देता है। बायोड्रिन जो है ये प्रोटीन के साथ मिलकर के नीला अवक्षेप देता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न आपका है दोस्तों, क्या दिया गया है? 8वां प्रश्न कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा एमिनो एसिड आर ट्रीटेड बाय, यानी कि अल्फ़ा बीटा और गामा ये जो एमिनो एसिड हैं वो किसके द्वारा ट्रीट किए जाते हैं? हीट या हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन या फिर ऑल ऑफ एबव। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हीट। अल्फ़ा बीटा और गामा एमिनो एसिड आर ट्रीटेड बाय हीट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न आपका है नंबर ऑफ एमिनो एसिड इन प्रेजेंट प्रोटीन आर। प्रोटीन में एमिनो एसिड की संख्या कितनी है? यानी कि एमिनो अम्ल की संख्या प्रोटीन में कितनी होती है? 15 होती है या 20 होती है या फिर 23 होती है या फिर 35 होती है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि प्रोटीन में जो एमिनो अम्ल की संख्या होती है वो 20 होती है। कितनी होती है? 20 एमिनो अम्ल की संख्या होती है, ठीक है। किसमें? प्रोटीन में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास भी करेंगे। और दोस्तों आप सबसे मेरा निवेदन है कि जितने भी छात्र छात्राएँ देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलें आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है दोस्तों, व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज फाउंड इन एमिनो एसिड। एमिनो अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है? पहला दिया गया है OH एंड COOH। ऑप्शन बी कह रहा है RCOOR एंड C डबल बॉन्ड N। ऑप्शन सी आपका है COCl एंड COO, यानी कि
यहाँ पर दिया गया है कीटोनिक ग्रुप। ऑप्शन डी कह रहा है NH2 एंड COOH। तो दोस्तों एमिनो एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, वो है NH2 एंड COOH। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है विच इज करेक्ट फॉर एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के लिए इनमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दे शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बिल्कुल एमिनो एसिड जो होते हैं दोस्तों वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका सही है, बाकी ये सभी रॉन्ग है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एमिनो एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि एमिनो एसिड आर यूनिट ऑफ। एमिनो एसिड किसकी इकाई है। एमिनो एसिड जो है वो किसकी इकाई है, कार्बोहाइड्रेट का इकाई है, प्रोटीन का, या फिर एल्कोलाइड्स का, या फिर पॉलीथीन का। तो दोस्तों जो एमिनो अम्ल है वो किसका इकाई है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। प्रोटीन का। किसका है दोस्तों, प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। जो प्रोटीन एमिनो एसिड आर द यूनिट ऑफ प्रोटीन, आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, जिसमें पूछा गया है टू एमिनो एसिड फ्रॉम, यानी 2 एमिनो एसिड बनाते हैं, 2 एमिनो एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं, या फिर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, या फिर डाईपेप्टाइड बनाते हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखेंगे, जब 2 एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन होता है तो डाईपेप्टाइड बनता है। क्या बनता है, डाईपेप्टाइड बनाते हैं ये। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है। 2 एमिनो एसिड फ्रॉम, यानी कि 2 एमिनो एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं, डाईपेप्टाइड्स बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया है ऑन हीटिंग प्रोटीन हैज़, यानी गर्म करने पर प्रोटीन में क्या होता है, इनका डीनेचुरेशन होता है, या पॉलीमराइजेशन होता है, या कंडेंसेशन होता है, या नन ऑफ दीज होता है। तो जब भी प्रोटीन को हम गर्म करेंगे तो क्या होता है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है। ठीक है, डीनेचुरेशन यानी प्रोटीन की विकृतीकरण होती, क्या होती है, विकृतीकरण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा। ऑन हीटिंग प्रोटीन हैज़ डीनेचुरेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलें आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज नॉट अफेक्टेड बाय डीनेचुरेशन। निम्नलिखित में से प्रोटीन की कौन सी संरचना विकृतीकरण से प्रभावित है, नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन की संरचना है जो कि विकृतीकरण से प्रभावित नहीं है, ये पूछा गया है। पहला है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसमें से जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राइमरी। प्रोटीन की प्राइमरी संरचना जो है वो विकृतीकरण से प्रभावित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाकी सभी जो है उनका डीनेचुरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है ऑन हीटिंग अल्फा, यहाँ पर अल्फा ए दिया गया है दोस्तों, ये अल्फा एमिनो एसिड है। ऑन हीटिंग अल्फा एमिनो एसिड गिव, यानी कि गर्म करने पर अल्फा एमिनो एसिड हमें क्या देता है, ये साइक्लिक डाइएमाइड देता है, या अनसैचुरेटेड एसिड देता है, या लैक्टम देता है, या ऑल ऑफ एबव देता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब हम अल्फा एमिनो एसिड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमें लैक्टम देगा। क्या देगा, लैक्टम, यानी कि ये साइक्लिक एस्टर हमें प्रदान करता है। और साइक्लिक एस्टर और कौन देता है, साइक्लिक एस्टर कौन देता है दोस्तों, ये आपका गामा एमिनो एसिड को जब गर्म करेंगे तब भी आपको लैक्टम प्राप्त होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर था। अगला प्रश्न है ए प्रोटीन इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, एक प्रोटीन का सबसे अच्छा वर्णक इस प्रकार किया गया है, यानी कि एक प्रोटीन का सबसे अच्छा वर्णक कौन है, प्रोटीन का सबसे अच्छा वर्णक यानी सबसे अच्छा डिस्क्राइब्ड कौन है, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर, या पॉलीयूरेथिन। तो दोस्तों इनमें से जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीपेप्टाइड। क्या हो जाएगा आंसर, पॉलीपेप्टाइड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड जो है ये प्रोटीन का सबसे बेस्ट डिस्क्राइब्ड है। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है 17 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें है एन एमिनो एसिड कंटेंस, एक एमिनो अम्ल में शामिल होता है
एक अमीनो अम्ल में क्या शामिल होता है। ये NH2 ग्रुप कंटेन करता है अमीनो एसिड, यानी अमीनो अम्ल जो होता है वो क्या करता है, NH2 ग्रुप कंटेन करता है, या फिर अमीनो अम्ल NH2 और COOH ग्रुप कंटेन करता है, या COOH ग्रुप करता है, या एनी अदर ग्रुप यानी कि कोई अदर ग्रुप कंटेन करता है, इन सभी को छोड़ करके। तो दोस्तों एक अमीनो अम्ल जो होता है वो क्या कंटेन करता है, वो NH2 और COOH ग्रुप को कंटेन करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा है, इस प्रकार से जो आपके आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, NH2 एंड COOH। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 19 है द अल्फा हेलिक्स। यहाँ पर अल्फा हेलिक्स से ध्यान दीजिएगा, ए लिखा हुआ है यहाँ पर अल्फा हेलिक्स है। अल्फा हेलिक्स इज द हेल्ड इन क्वाइलेट कन्फॉर्मेशन पार्शियली बिकॉज ऑफ, यानी अल्फा हेलिक्स को आंशिक रूप से कुंडलित संरचना में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है ये आपको बताना है। अल्फा हेलिक्स को आंशिक रूप से कुंडलित संरचना में क्यों रखा जाता है ये आपको बताना है। ये ऑप्टिकल इनके पास, क्योंकि इनके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है इसलिए इनको अल्फा यानी कि कुंडलित संरचना में रखा जाता है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनको रखा जाता है, या अनुनाद यानी रिजोनेंस के कारण, या फिर डिलोकलाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें से सही आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका। ठीक है, अल्फा हेलिक्स को आंशिक रूप से कुंडलित संरचना में रखा जाता है क्योंकि इनके पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 20 आपका है दोस्तों द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन रेफर। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का तात्पर्य क्या है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का क्या तात्पर्य है। पहला दिया गया है वेदर द प्रोटीन इज द फेब्रियस और ग्लोवियर, यानी ग्लोबुलर, फ्रेबियस और ग्लोबुलर होता है। या ऑप्शन बी कह रहा था एमिनो एसिड सीक्वेंस इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, तो बिल्कुल ये सत्य है। इसका तात्पर्य क्या है, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर द एमिनो एसिड सीक्वेंस इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन में सही जवाब है। चले आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोटीन गिव्स। हाइड्रोलिसिस करने पर हमें प्रोटीन क्या देता है। तो जब प्रोटीन का हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं दोस्तों तो हमें अमीनो एसिड प्राप्त होता है। क्या मिलता है हमें प्राप्त होता है अमीनो एसिड। ओके, यानी अमीनो अम्ल हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोटीन गिव्स अमीनो एसिड। ऑप्शन ए द राइट आंसर। चले क्वेश्चन नंबर 22 है प्रोटीन आर। प्रोटीन क्या है, ये पॉली एमाइड है या पॉलीमर्स ऑफ एथिलीन, यानी कि जो प्रोटीन है ये पॉलीमर है, एथिलीन का पॉलीमर है, या फिर यहाँ पर दिया गया है कि अल्फ़ा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि जो प्रोटीन्स होता है वो अल्फ़ा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड है या पॉलीमर ऑफ प्रोपिलीन का है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है दोस्तों, चलिए सभी लोग बताएंगे प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन एक प्रकार का पॉली एमाइड है। क्या है, एक प्रकार का पॉली एमाइड है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। 23 नंबर प्रश्न है द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड यूनिट इन प्रोटीन इज कॉल्ड। प्रोटीन में एमिनो एसिड इकाई की रैखिक व्यवस्था क्या कहलाती है। प्रोटीन में जो एमिनो एसिड जो अमीनो अम्ल हैं, एमिनो अम्ल की जो इकाई है उनकी जो रैखिक व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है। वो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाती है, या फिर टर्सरी स्ट्रक्चर कहलाती है, या फिर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रोटीन में अमीनो अम्ल की इकाइयों की रैखिक व्यवस्था है वो क्या कहलाती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है प्रोटीन की। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर है, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है ग्लाइसिन इज। इनमें से आपको बताना है कि ग्लाइसिन इनमें से कौन सा है। तो ग्लाइसिन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, NH2CH2COOH। ये ग्लाइसिन का जनरल फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, NH2CH2COOH। ये ग्लाइसिन का जनरल फॉर्मूला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलें क्वेश्चन नंबर 25 है द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज। प्रोटीन की मुख्य संरचना की विशेषता आपको बतानी है। द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज एस्टर लिंकेज, ईथर लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, या ऑल ऑफ दीज।
तो इस क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज पेप्टाइड लिंकेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि जो प्रोटीन की मुख्य संरचना है उसकी जो मुख्य विशेषता होती है कि ये क्या होती है, ये पेप्टाइड लिंकेज होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है दोस्तों, ग्लाइसिन इज ए यूनिक एमिनो एसिड बिकॉज, यानी कि ग्लाइसिन एक द्वितीय एमिनो एसिड है क्योंकि ये इसके पास क्या होता है, इसके पास यानी कि इट हैज़ नो चिरल कार्बन, यानी कि इसके पास नो कायरल कार्बन की संख्या नहीं है, या इसके पास हैज ए सल्फर कंटेनिंग आर ग्रुप, या सी कह रहा है कैन नॉट फॉर्म ए पेप्टाइड बॉन्ड, और डी है इज एन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है 26 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्लाइसिन एक अद्वितीय अमीनो एसिड है क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन नहीं होता, हैज़ नो कायरल कार्बन। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है दोस्तों, फेब्रियस यानी कि जिसे रेशेदार कहते हैं, फेब्रियस प्रोटीन आर इनसॉल्युबल इन, यानी कि रेशेदार प्रोटीन अघुलनशील होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में ये अघुलनशील होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में, या बोथ यानी ए व बी दोनों, या फिर वाटर में। तो दोस्तों जो फेब्रियस यानी रेशेदार जो प्रोटीन है वो किस में अघुलनशील है, वाटर में, यानी कि पानी में जो रेशेदार प्रोटीन है वो पानी में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेब्रियस प्रोटीन, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है। पहला दिया गया दोस्तों कैरेटीन, ऑप्शन बी है कैरेटीन एंड वाल एज मायोसिन, इंसुलिन या फिर मायोसिन। तो दोस्तों इनमें से आपको क्या पहचान करना था, आपको रेशेदार प्रोटीन की पहचान करनी है। तो रेशेदार जो प्रोटीन है दोस्तों वो है कैरेटीन एज वेल एज मायोसिन, ये क्या है, ये दोनों आपके रेशेदार प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम, इनमें से कौन सा एक एंजाइम है, इमल्सिन, माल्टोस, सुक्रोज या फिर लिपिड्स। ओके, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमल्सिन जो है वो यहाँ पर एंजाइम है। बाकी यहाँ पर माल्टोस क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज क्या है, ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट है, और लिपिड की अगर बात करें तो लिपिड के अंतर्गत आता है। एंजाइम पूछा गया था तो इमल्सिन जो है ये क्या है, ये आपका माफ़ कीजिएगा, ये आपका इसमें एंजाइम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलें आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा गया है कि न्यूक्लिक एसिड आर कंपोज्ड ऑफ, न्यूक्लिक एसिड निम्न में से बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर के बने होते हैं ये आपको बताना है। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो बने होते हैं सुगर, फास्फेट ग्रुप, प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस से मिलकर के बने होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड आर मेड अबाफ यानी कंपोज्ड अबाफ सुगर, फास्फेट प्लस प्यूरिन प्लस पिरिमिडीन बेस। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, इन इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए द बेस पार्किंग टेक्स प्लेस बिटवीन डीएनए के निर्माण में आधार युग्म किसके बीच होता है। जब डीएनए का निर्माण हो रहा होता है तो उसमें आधार युग्म यानी इनके बीच में जो आधार युग्मन होता है वो किसके बीच होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन के, या फिर पायरिमिडीन और एक पायरिमिडीन के, यानी कि एक प्यूरिन और एक प्यूरिन के बीच में होता है, या एक पायरिमिडीन और एक पायरिमिडीन के बीच होता है, या फिर एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन के बीच होता है, या फिर नो स्पेसिफिक रूल यानी कि कोई स्पेसिफिक रूल इसका नहीं है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, क्योंकि जब डीएनए के निर्माण में जो आधार युग्मन होता है वो प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, गुआनिन एंड साइटोसिन आर लिंकेड टुगेदर इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। गुआनिन और साइटोसिन एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में एक साथ जुड़े होते हैं, किसके साथ, केवल और केवल एक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, या फिर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, या फिर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो दोस्तों गुआनिन और साइटोसिन जो जुड़े होते हैं वो
पॉलीन्यूक्लियोटाइड में एक साथ जो जुड़े होते हैं वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सही जवाब वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसमें पूछा गया है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन इज। साइटोसिन और गुआनिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो दोस्तों साइटोसिन और गुआनिन इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या है वो कितनी है? वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलें आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज। डीएनए अणु की मूल इकाई है नाइट्रोजन बेस या फिर न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड या फिर पेंटोस। तो इसमें पूछा गया है क्या? डीएनए अणु की मूल इकाई। तो डीएनए अणु की जो मूल इकाई होती है दोस्तों वो न्यूक्लियोटाइड होती है। क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड जो है ये डीएनए मॉलिक्यूल की सबसे मूल इकाई है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन बेस एब्सेंट इन डीएनए, यानी डीएनए में अनुपस्थित नाइट्रोजन क्षार कौन सा है? डीएनए में अनुपस्थित नाइट्रोजन क्षार इनमें से कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया एडानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और गुआनिन। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यूरेसिल। यूरेसिल डीएनए में अनुपस्थित जो नाइट्रोजन क्षार होता है वो यूरेसिल होता है। यूरेसिल क्या होता है? डीएनए में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए इज लिंक्ड टुगेदर बाय। जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो डीएनए से, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए यानी डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो किसके साथ जुड़ा होता है? सल्फर से जुड़ा होता है, या पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है, या ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो दोस्तों जो आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का वो किससे लिंकेज होता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंकेज होता है। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंकेज होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन सा क्षार मौजूद नहीं होता है? तो डीएनए में कौन सा नहीं होता है? आप सबको पता है यूरेसिल। यूरेसिल जो है ये डीएनए में मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलें आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा गया है विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में कौन सा बेस उपस्थित होता है, यानी आरएनए में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? एडानिन, साइटोसिन, बोथ ए एंड सी या फिर थाइमिन। तो एडानिन में कौन सा उपस्थित होता है? ये दोनों एडानिन और साइटोसिन ये दोनों किस में उपस्थित होते हैं? ये दोनों उपस्थित होते हैं आरएनए में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें पूछा गया है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडानिन एंड थाइमिन इज। एडानिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी है एडानिन और थाइमिन के बीच में? जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। तो इसमें जो संख्या है दोस्तों वो 2 है। कितनी संख्या है? 2। एडानिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की जो संख्या है वो 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है हाउ मनी हाइड्रोजन बॉन्ड आर देयर इन बिटवीन गुआनिन। गुआनिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो गुआनिन के बीच में जो हाइड्रोजन बंध की संख्या है दोस्तों वो कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। गुआनिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की जो संख्या है वो कितनी होती है? 3 होती है। अगला प्रश्न है डीएनए एंड आरएनए आर। डीएनए और आरएनए क्या हैं? ये एल्कोहल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, या फैट हैं, या फिर विटामिन है? तो डीएनए और आरएनए क्या है दोस्तों? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। तो ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा गया डाईऑक्सीराइबोस शुगर इज फॉर्मेड इन। डाईऑक्सीराइबोस शुगर जो होता है वो किस में पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, या फिर एटीपी या फिर एडीपी?
तो दोस्तों डाई ऑक्सी राइबोज शुगर जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डीएनए में डाईऑक्सीराइबोज शुगर फॉर्मेट होता है, पाया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है प्यूरिन एंड पिरिमिडीन आर। प्यूरिन और पाइरिमिडीन क्या है, ये एक प्रकार के एसिड हैं, एस्टर हैं, या एल्डिहाइड हैं, या नाइट्रोजनस बेस हैं। तो चलिए बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर है मित्रों वो हो जाएगा नाइट्रोजनस बेस, यानी कि प्यूरिन और पाइरिमिडीन जो हैं ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें क्या पूछा गया है, एसिड फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में पाया जाने वाला कौन सा एसिड है। आपको बताना है कि डीएनए और आरएनए इन दोनों में कौन सा एसिड पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है, या फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, या फिर HCl पाया जाता है, या H2SO4 पाया जाता है। तो एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए में जो पाया जाने वाला एसिड है दोस्तों वो है फास्फोरिक एसिड। क्या है, फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका है, इसमें 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्यूरिन एंड पिरिमिडीन आर लिंकेड बाई। प्यूरिन और पिरिमिडीन जो जुड़े होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, वो वान डर वाल फोर्स से जुड़े होते हैं, या फिर पाई बॉन्ड से, या हाइड्रोजन बॉन्ड से, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है मोनोमर ऑफ डीएनए। डीएनए का मोनोमर पूछा गया है कि डीएनए का मोनोमर इनमें से कौन सा है। पहला दिया गया मोनोसैकेराइड। क्या मोनोसैकेराइड डीएनए का मोनोमर है, या फिर अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल। ऑप्शन सी है वाइनिल क्लोराइड, और ऑप्शन डी कह रहा है कि नन ऑफ दीज। तो चलिए जल्दी से विचार विमर्श करके फटाक से आंसर करिए। मोनोमर ऑफ डीएनए पूछा गया है, तो डीएनए का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, जल्दी से सभी लोग आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप सबके द्वारा बताया जाना है। सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, जहाँ पर पूछा गया है द GABA स्टैंड फॉर। GABA स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। GABA का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो क्या है, वो है गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड। इसका जो फुल फॉर्म होता है GABA का, ये होता है गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड क्या है, ये दोस्तों तंत्रिका संचरण को बाधित करके न्यूरोनल उत्तेजना को कम करता है। ठीक है, ये गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड जो है ये क्या करता है, तंत्रिका संचरण को बाधित करके न्यूरोनल उत्तेजना को कम करता है। तो GAB का जो फुल फॉर्म है वो गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 48 नंबर प्रश्न है द SAD स्टैंड फॉर। SAD किसके लिए दिया गया है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है सिंगल असेंडिंग डोज स्टडी। क्या है, सिंगल असेंडिंग डोज स्टडीज, यहाँ पर आपका इसमें सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वैसे तो फिलहाल कई जो नोट्स दिए गए हैं उसमें ऑप्शन डी दिया गया है, फिलहाल जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है डाइजेपाम क्या है। डाइजेपाम इज, ये एक प्रकार का एंटीपायरेटिक एजेंट है, या फिर एनाल्जेसिक है, या ट्रांसकोलाइजर है, या फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। तो दोस्तों जो डाइजेपाम है ये क्या है, ये एक प्रकार का ट्रांसकोलाइजर है, जिसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका उपयोग मुख्यतः चिंता, अनिद्रा, अल्कोहल के दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इनकी उपयोग में, यानी कि इन सभी को दूर करने के लिए ट्रांसकुलाइजर यानी कि डाइजेपाम का उपयोग किया जाता है। सो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है एसाइक्लोविर इज डेरिवेटिव ऑफ। तो एसाइक्लोविर जो है वो किसका डेरिवेटिव होता है, तो एसाइक्लोविर जो डेरिवेटिव होता है दोस्तों वो किसका होता है, वो थायमिन का डेरिवेटिव है। इसलिए आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर होगा। जो एसाइक्लोविर है ये डेरिवेटिव किसका है, ये थायमिन का डेरिवेटिव है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें पूछा गया है जूडोविडिन। जूडोविडिन इज डेरिवेटिव ऑफ, तो जूडोविडिन किसका डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव किसका है, ये भी थायमिन का डेरिवेटिव है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर होगा जूडोविडिन इज द डेरिवेटिव ऑफ थायमिन। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों, प्रोटीन विच परफॉर्म्स द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इन द कार्ड आर, यानी कि प्रोटीन विच परफॉर्म द बायोलॉजिकल रोल, प्रोटीन में जो बायोलॉजिकल रोल प्ले करता है यानी कि उत्प्रेरक के रूप में, उसे क्या कहा जाता है, उससे विटामिन या एंजाइम, डीएनए या फिर आरएनए कहा जाता है। तो ये जो प्रोटीन में बायोलॉजिकल रोल यानी कि प्रोटीन के बायोलॉजिकल रोल में जो कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक का कार्य करता है वो विटामिन्स होता है। विटामिन जो क्या करता है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए 52 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपका दिया गया है, यहाँ पर है नारकोटिक एनाल्जेसिक है, नारकोटिक एनाल्जेसिक इज एस्पिरिन या फिर दिया गया है दोस्तों मार्फिन। तो दोस्तों इसमें से जो नारकोटिक एनाल्जेसिक है वो है मार्फिन। मार्फिन जो है वो क्या है, ये आपका नारकोटिक एनाल्जेसिक एजेंट है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर है। 53 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हिच मेडिसिन इज यूज एज द एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एंड विथ पुअर इन्फ्लेमेटरी एक्शन, किस औषधि का प्रयोग दर्दनाशक, ज्वारनाशक तथा कृत्रिमनाशक के रूप में किया जाता है। तो किसका किया जाता है, एस्पिरिन या फिर पैरासीटामॉल, इन दोनों में से किसका किया जाता है दोस्तों, तो इसमें किया जाता है पैरासीटामॉल का। पैरासीटामॉल का जो पैरासीटामॉल औषधि है इसका प्रयोग दर्दनाशक, ज्वारनाशक और कृत्रिमनाशक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें पूछा गया है इन डीएनए मॉलिक्यूल जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कैरीड आउट बाय डीएनए, यानी कि डीएनए अणु में आनुवांशिक जानकारी किसके द्वारा संचारित होती है, ये शुगर के द्वारा, फास्फेट के द्वारा, नाइट्रोजन बेस के द्वारा या फिर आलापदीज के द्वारा। तो दोस्तों डीएनए अणु में जो आनुवांशिक जानकारी है वो संचरित किसके द्वारा होती है, वो नाइट्रोजन बेस के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें है थायमिन डिफर फ्रॉम यूरेसिल इन प्रोसेसिंग। थायमिन यूरेसिल से भिन्न किस प्रकार से है, ये मैथाइल ग्रुप के कारण जो थायमिन है वो अलग है यूरेसिल से, या एल्डिहाइड के कारण, या कार्बोक्सिल के कारण, या फिर कीटोन के कारण। तो ये किसके, यूरेसिल जो है थायमिन से यूरेसिल जो भिन्न है वो किसके कारण है, वो मैथाइल ग्रुप के कारण ये एक दूसरे से भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56। ओके चलिए 57 नंबर प्रश्न है, 2 प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन बोथ आरएनए एंड डीएनए। आरएनए और डीएनए में दोनों में मौजूद 2 प्यूरिन जो बेस हैं वो क्या है, एडानिन और गुआनिन, या फिर गुआनिन एंड यूरेसिल, एडानिन एंड थायमिन, या साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गुआनिन एंड एडानिन जो हैं ये आरएनए और डीएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर प्रश्न है, विच वन ऑफ नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन सा आधार मौजूद नहीं होता है, तो डीएनए में जो नहीं मौजूद होता है दोस्तों वो मौजूद होता है यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है वो डीएनए में नहीं मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ। न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है, ये शुगर का है, न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोसाइड। तो दोस्तों न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, जो कि पूछा गया है, मॉडल ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट गिवन बाय, यानी कि जो डीएनए का मॉडल है वो किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया था। तो
यहाँ पर दिया गया ओस्टवाल्ड, आइंस्टीन, वाटसन एंड क्रिक या फिर वांट या फिर हॉप। तो दोस्तों डीएनए का जो फर्स्ट मॉडल दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, वो वाटसन और क्रिक के मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। इसलिए वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के नाम से आप लोगों ने पढ़ा था बीएससी फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मॉडल ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। ओके, चलिए तो आज की इस क्लास में हमने 60 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल किया है। कल की क्लास जो होगी जिसमें मैं लगभग सभी यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, यानी कि 4 यूनिट आपकी कवर हो चुकी है। यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड और यूनिट नंबर थर्ड और यूनिट नंबर 4। इन चारों यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोग को प्रोवाइड करा चुका हूँ। कल की जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 5, 6, 7 और 8 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी उसमें मैं आपको लेकर के आऊँगा ऑल यूनिट्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ये सभी आपके लिए रहेंगे और एक मॉडल पेपर करा देंगे, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। दोस्तों ये वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब देने का मैं प्रयास करूँगा। दोस्तों आप सबसे मेरा निवेदन है कि सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।